नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। मैंने यूट्यूब पर हिंदी व्याकरण से संबंधित कई टॉपिक करा दिए गए हैं। उनमें से शुरुआत के कुछ टॉपिकों से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको मैं करा चुका हूं। आज हम करने जा रहे हैं वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्नों को जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वर्णमाला से संबंधित जो प्रश्न की सीरीज है ये 2 भागों में आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। आज ये भाग 1 है जिसमें 25-26 प्रश्न हैं। भाग 2 कल आपके सामने आएगा जिसमें लगभग 30 प्रश्न के करीब होंगे। अगर आप इन 30 और 25 प्रश्नों को अगर लगा लेंगे तो समझ लीजिए कि व्याकरण या कहा जाए वर्णमाला से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा में गलत नहीं होगा। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी मुझसे कहते हैं कि सर जी आप पढ़ा दिया आपने, आप ऑप्शनल प्रश्न भी लगवाइए जिससे ये पता चल सके कि परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। देखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए मैं आपको 15 सेकंड का समय दूंगा। 15 सेकंड में आप प्रश्न का उत्तर लगाइए, फिर मैं उसका आपको उत्तर बताऊंगा और विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? ध्वनि है, स्वनिम है, वर्ण है या शब्द है? हाँ जी, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा है और इकाई भी कैसी? लिखित। देखिए, बहुत से लोगों ने अगर ध्वनि लगाया है तो ध्वनि नहीं है, ध्वनि को ही स्वनिम कहा जाता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं। अब बात लिखने की हो रही है तो ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। ध्वनि को हम लिखित रूप में नहीं प्रयोग करते। ध्वनि जब लिखित रूप में प्रयोग होती है तब वो वर्ण कहलाती है। तो पहले प्रश्न का आपका जो उत्तर है वो सी सही हो जाएगा, यानी कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। यहीं अगर आ जाता भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि हो जाता, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आ जाता तब भी आपका ध्वनि हो जाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, ज्ञ वर्ण मिलकर बना है ज और य से, जा और या से, गा और या से और गा और या से। तो आप बताइए इसमें ज्ञ वर्ण किससे मिलकर बना है? हाँ जी, चलिए, ये जो ज्ञ वर्ण है ये जा और या से मिलकर बना है। ठीक है, जा और या से नहीं। देखिए, जा और या से मिलकर बना तो है लेकिन हम इसको ज्ञ बोलते हैं। तो बहुत से लोग जो अंग्रेजी के प्रभाव में आकर इसका उत्तर ये सी भी दे सकते हैं, लेकिन सी आपका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर आपका जा और या होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है कि निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? ऑप्शन लगाइए आप अपना। हाँ जी, देखते हैं निम्न में संयुक्त स्वर आपका कौन सा है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि परीक्षा जब देने जाते हैं तो प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते, जैसे ही उन्होंने संयुक्त शब्द पढ़ा और ऑप्शन में ज्ञा को लगा देंगे, लेकिन ज्ञा इसका उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है वो देखिएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ हमने पूछा संयुक्त स्वर और स्वर की बात हो रही है तो ज्ञा तो होना ही नहीं है। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं ये मैं पढ़ा चुका हूँ। छोटी ए, बड़ी ए, या कहा जाए ए ओ तथा ओ आपके संयुक्त स्वर होते हैं। तो आपका तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्न में द्विगुण व्यंजन है ल, यानी कि ल और ल, ड, और ये आप ऑप्शन है आपके सामने, मैं बोल दूंगा तो आप तो लगा ही दोगे, इसलिए मैं बोल नहीं रहा, आप पढ़िए और इसका उत्तर लगाइए। और ये सबसे ज़्यादा फंसाने वाला प्रश्न है, आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यहीं होते हो। चलिए, आपने उत्तर लगा लिया होगा तो चलिए बात करते हैं। देखिए, ये द्विगुण व्यंजन तो नहीं है लेकिन द्वित्व व्यंजन जरूर है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है, ये द्वित्व व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन नहीं है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये क्या है? ये आपका स्पर्श व्यंजन है जो ट ठ ड किस में आता है? ट वर्ग में आता है। ठीक है, तो ये भी द्विगुण व्यंजन नहीं है। अब आते हैं इस पर। ये क्या है? ये आपका क वर्ग का पंचमाक्षर है अंगा। और ये क्या है? ये डा है, और यही क्या है? उच्छिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन कहलाता है। तो चौथे प्रश्न का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
बिंदियों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि बिंदियों से ही खेल बदल जाता है। हमारी वर्णमाला में 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ड, जो कि ट वर्ग का है। एक होता है ये ङ, ये होता है आपका क वर्ग का पंचमा अक्षर, और ये होता है द्विगुण व्यंजन। ऐसा ही एक और होता है ये वाला। ये 2 द्विगुण व्यंजन है। पहचानने में इसमें बहुत गलती करते हैं हम लोग। चलिए 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या है? व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या व्यंजन को हम किस नाम से जानते हैं? हल, अच, प्लुत या छल? हाँ जी, देखिए, व्यंजनों को अन्य नाम से जानते हैं। संस्कृत में व्यंजनों को हल कहा जाता है। यह प्रत्याहार से संबंधित है। हल प्रत्याहार में समस्त व्यंजन सम्मिलित हो जाते हैं, इसलिए व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में आते हैं और ये पूछा भी जा चुका है। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 6, स्वरों को निम्न में से किस नाम से और जाना जाता है, या स्वरों का निम्न में से एक नाम और है? अवरोधी, अनावरोधी, अनावरोधी है ये, अनावरोधी, संघर्षी या उत्क्षिप्त? हाँ जी, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो आप इस प्रश्न को जरूर लगा लेंगे। हाँ जी, स्वरों का उच्चारण आप स्वतंत्र रूप से कर पाते हो। क्यों कर पाते हो पता है? क्योंकि स्वर अनावरोधी होते हैं, अर्थात इनमें किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता। ठीक है, तो स्वरों को एक नाम और जाना जाता है, वो क्या है? अनावरोधी। ठीक है, अवरोधी व्यंजन होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं, और उत्क्षिप्त व्यंजनों का यह गुण होता है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न, मूल स्वर कितने हैं? ऑप्शन है आपके 4, 7, 10 या 11। हाँ जी, तो मूल स्वर होते हैं 4 आपके। ठीक है, 7 नहीं होते। कुल स्वरों की बात आएगी तो आपके 11 होते हैं कुल स्वर। ठीक है, लेकिन मूल स्वर आपके 4 ही होते हैं, और दीर्घ स्वर होते हैं आपके 7, या संधि स्वर होते हैं आपके 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के अनुसार भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? उत्पत्ति के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, वर्ण है, अक्षर है, या शब्द है? ऑप्शन लगाइए आप। हाँ जी, उत्पत्ति क्या? उत्पत्ति मतलब पैदा होना, प्रारंभ होना या शुरू होना। तो भाषा की जो शुरुआत है, या कहा जाए लघुत्तम इकाई अगर मानी जाएगी उत्पत्ति के आधार पर, तो देखो वर्ण क्या है? लिखित रूप। और ध्वनि क्या है? मौखिक रूप। लेकिन पहले क्या आएगा? ध्वनि ही तो उत्पन्न होगी। तो आपका क्या हो जाएगा 8वें का ए प्रश्न का, वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वें प्रश्न पर आते हैं। यदि आपने मेरा वर्ण, अक्षर और ध्वनि में क्या अंतर होता है वो वीडियो देखा है, तो आप इस प्रश्न को बहुत जल्दी आसानी से लगा लोगे। चलिए प्रश्न नंबर 9 है कि काला शब्द में क्रमशः वर्ण और अक्षर कितने हैं? आपको बताना है कि वर्ण कितने और अक्षर कितने हैं। पहला ऑप्शन है 4 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 4, तीसरा ऑप्शन है 4 और 4, और चौथा ऑप्शन है 2 और 2। आप अपना उत्तर लगाइए। हाँ जी, चलिए इसमें है आपके 4 वर्ण और 2 अक्षर। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं? ध्वनि का ही लिखित रूप वर्ण कहलाता है, और जब भी हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो वो अक्षर के माध्यम से होता है, वर्णों के माध्यम से नहीं। जैसे अगर हम वर्ण के माध्यम से इस काला शब्द को बोलें तो आप इसको बोलोगे क आ ल आ, वर्ण के माध्यम से। लेकिन अगर अक्षर के माध्यम से बोलें तो का और ला। ठीक है, तो जब व्यंजन किसी स्वर के साथ मिल जाता है, जब कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ मिल जाता है तो वो अक्षर कहलाता है, और स्वर स्वतंत्र रूप से अक्षर होते ही हैं। ठीक है, तो इसको और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो मेरा वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है उस वीडियो को देख सकते हो। तो 9वें का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हिंदी में अर्ध स्वर निम्न में से कौन से हैं? हिंदी में अर्ध स्वर निम्न में से कौन से हैं, आप बताइए मुझे। हाँ जी, चलिए देखते हैं। देखिए हिंदी में अर्ध स्वर की बात हो रही है। अगर ये संस्कृत की बात होती तो ये चारों होते। संस्कृत में या, र, ल और व चारों ही अर्ध स्वर माने जाते हैं, लेकिन हिंदी में केवल अर्ध स्वर होते हैं 2, या और वा।
देखिए ला को इसलिए अर्धस्वर नहीं माना जाता क्योंकि जो ला है वो, जब लिरी को ही हिंदी में स्वर नहीं माना जाता तो ला को अल्पस्वर क्यों मानेंगे। ला स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है और इसमें प्रयत्न भी होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए ला और रा को क्यों नहीं माना जाता, दो वजह है इसकी। पहली बात तो ये प्रयत्न के आधार पर है। ला को अगर आप देखोगे तो ये पार्श्विक है और रा को देखोगे तो ये लुंठित है। ठीक है, तो इसलिए इनमें प्रयत्न होता है और प्रयत्न होता है तो फिर ये अर्धस्वर की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्वर का लघु रूप नहीं होता। ये प्रश्न यूपी टेट में आ चुका है और इस पर अभी भी विवाद चल रहा है, लेकिन आप इसका उत्तर दीजिए, मैं आपको इसका विवाद निस्तारित करके बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए निम्न में से किस स्वर का लघु रूप नहीं होता, री, उ, ए और आ। चलिए देखते हैं। देखिए असल में किस स्वर का लघु रूप नहीं होता, तो ए का लघु रूप नहीं होता। अब कहोगे कि छोटी ए होती है, लेकिन छोटी ए दीर्घ रूप ही है, लघु रूप नहीं है। लघु स्वर 4 होते हैं, आ होता है, ई होता है, उ होता है और री होता है, ये है लघु स्वर। ठीक है, अब आ की बात करी जाए तो आ का लघु रूप ये रहा, और उ पहले से ही आपको लघु दिखाकर इन्होंने दिया है, तो उ भाई साहब लघु रूप होता है, तो इसका मतलब ये लघु रूप है। अब री की बात करी जाए तो री भी ये लघु रूप है। अब बचा ये ए, ना ये लघु होता है ना ही इसका कोई और लघु किया जा सकता है, तो हमारा जो ऑप्शन है 11वें का वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हाँ जी, किस स्वर को उदासीन वर्ण भी कहते हैं, अर्थात न्यूट्रल वर्ण भी कहते हैं। न्यूट्रल ऑप्शन दीजिए। देखिए ए है, ओ है, अ है और आ है, लगाइए आप। ठीक है, लगा दिया। चलिए देखते हैं। उदासीन वर्ण कहते हैं हम आ को। ठीक है, उदासीन वर्ण क्यों होता है, क्योंकि ये व्यंजन पर जब लग जाता है तो ये कोई नया रूप या कहा जाए कोई इसकी मात्रा रूप नहीं होता, इसीलिए इसको उदासीन वर्ण भी कहते हैं। और दूसरी वजह से इसको उदासीन वर्ण इसलिए कहते हैं कि कभी कभी इसका उच्चारण होता है, कभी नहीं होता है। जैसे अगर आप स्वतंत्र रूप से क बोलोगे तो क के साथ तो आ सम्मिलित है, ठीक है, या ता बोलोगे तो ता में आ की ध्वनि निकल कर आ रही है, लेकिन जैसे ही आप रात शब्द बोलोगे तो इस ता के उच्चारण में से आ की ध्वनि गायब हो गई। ठीक है, बोल के देख लो आप रात, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उदासीन। और इसीलिए इसका एक नाम और है, इसको शहीद वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शहीद वर्ण। शहीद वर्ण इसलिए कहते हैं कि जब ये किसी शब्द के अंत में आता है तब इसका उच्चारण समाप्त हो जाता है, अर्थात ये शहीद हो जाता है, इसीलिए इसको शहीद वर्ण भी कहा जाता है। चलिए निम्न में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, श, श, स और ह। बी ऑप्शन है श, श, स, और सी ऑप्शन है य, र, ल, व, और डी ऑप्शन है ड और ढ। ठीक है, चलिए असल में ये जो ड और ढ मैंने बोल दिया है, इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये जब भी इनका उच्चारण होगा तो शब्द के मध्य में होगा या एक वर्ण के बाद में होता है। ठीक है, चलिए निम्न में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए बहुत सरल प्रश्न है। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है आपका, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। इसका उत्तर कई लोगों ने गलत लगा रखा है और गलत पढ़ाते हैं, मैं बताऊंगा आपका इसको सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, चलिए स्पर्श व्यंजन कितने हैं। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है आपने पढ़ी है, तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, लेकिन कई जगह मैंने पढ़ा है बहुत से लोग बताते हैं कि 25 + 2 यानी कि 2 द्विगुण व्यंजनों को भी वो स्पर्श की श्रेणी में रख लेते हैं। लेकिन द्विगुण व्यंजन अलग ही क्यों है, अगर स्पर्श व्यंजन होते तो आपको स्पर्श व्यंजन के संग में इनको लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको किताबों में स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत इसको नहीं रखा जाता। अब इसको समझते हैं हम असली तरीके से, अच्छी तरीके से। देखिए जो द्विगुण व्यंजन होते हैं इनके उच्चारण में पूर्ण स्पर्श नहीं होता, और जिन वर्णों के उच्चारण में पूर्ण स्पर्श नहीं होता वो स्पर्श की श्रेणी में नहीं आते। स्पर्श की श्रेणी में जितने भी व्यंजन आते हैं उनमें पूर्ण स्पर्श की प्रक्रिया होती है हमारे मुख के अंदर, इसीलिए वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है, 25 है, कोई और नहीं है, ना 20 है, ना ही 21 है, ना ही 25 + 2 है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। चलिए निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। अब बहुत से तो ये सोच रहे होंगे कि ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं, दीर्घ स्वर तो चारों ही हैं।
चलिए आप उत्तर दीजिए, मैं इसका उत्तर आपको बताऊंगा। हाँ जी, चलिए देखते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो भागों में बांटे गए हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वरों को फिर से दो भागों में बांटा गया है, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त स्वर। तो अब बात करी जाए तो वैसे तो हमने इनको दीर्घ स्वर यानी कि कहा जाए मात्रा काल के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अगर हम मात्रा काल के आधार पर माने तो ये सभी के सभी दीर्घ स्वर हैं। लेकिन यदि हम उत्पत्ति के आधार पर माने तो दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो समान स्वरों के मेल से बने हों, और संयुक्त स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो असमान स्वरों के योग से बनते हैं। तो देखो, आ बना है आ और आ के योग से, ऊ बना है ऊ और ऊ के योग से, ई बना है ई और ई के योग से, लेकिन ए बना है आ और ए के मेल से। तो आपका दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? ए नहीं है। इसको हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न मैंने ऐसे रखे हैं जो आपको शायद ही कहीं मिले। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 2 या 1। बहुत आसान है वैसे तो, वर्ण दो ही प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 17वां कि निम्न में अनुस्वार का प्रयोग कहाँ हुआ है? आपका ऑप्शन है अह, आ और औ। बताइए अनुस्वार का प्रयोग कहाँ हुआ है? हाँ जी, चलिए देखते हैं। अनुस्वार का प्रयोग हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये विसर्ग है, जो सी ऑप्शन है ये अनुनासिक है, और जो डी ऑप्शन है ये अर्धचंद्राकार है, या कहा जाए आगत स्वर है। ठीक है, तो अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? केवल बिंदी होती है, और किस में लगी है? केवल बी ऑप्शन में लगी है। चलिए 18वां प्रश्न, निम्न में स्पर्श व्यंजन नहीं है। निम्न में स्पर्श व्यंजन नहीं है, अब आपको वो बताना है। भ, ड, ढ और न। बताइए, आपने अगर अच्छी तरीके से स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं तो आप इसका उत्तर लगा सकते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं समझा भी रहा था। हाँ जी, चलिए देखते हैं इसका उत्तर। असल में ये आपका स्पर्श व्यंजन, देखिए तो माफ़ कीजिएगा, ये जो है आपका बी ऑप्शन ड स्पर्श व्यंजन नहीं है। ये क्या होता है? ये द्विगुण व्यंजन होता है। मैंने कहा था ना, बिंदी का ध्यान रखिएगा। अगर ये बिंदी है तो ये आपका द्विगुण व्यंजन है, बिंदी नहीं है बिल्कुल, तब क्या हो जाता है? ये वो आपका ट वर्ग का ड हो जाता है। ठीक है, और वो स्पर्श व्यंजन हो जाता है। चलिए 19वें प्रश्न पे चलते हैं। 19वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा वर्ण हिंदी मानक वर्णमाला में शामिल नहीं है? कौन सा वर्ण हिंदी मानक वर्णमाला में शामिल नहीं है? लगाइए आप। देखिए, ध, ड, औ और ह। वैसे तो बहुत आप जानकार हैं, तो देखिए निम्न में से कौन सा हमारी वर्णमाला मानक वर्णमाला में शामिल नहीं है? तो ये अ है। ये एक आगत ध्वनि है जो अंग्रेजी भाषा के शब्दों पर प्रयुक्त होती है। इसका उच्चारण जो है वो अ और ओ के मध्य में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी ध्वनियां वर्ण होती हैं। ठीक है, सभी ध्वनियां क्या होती हैं? वर्ण होती हैं। सभी वर्ण अक्षर होते हैं। सी ऑप्शन सभी वर्ण ध्वनि होते हैं, या डी सभी सत्य हैं। लगाइए आप। बहुत आसान प्रश्न मैंने दिया है वैसे तो। ठीक है, पढ़ने की आपको आवश्यकता ज़्यादा है नहीं, लगा दीजिए। चलिए 20वें प्रश्न का जो ऑप्शन है आपका सी सही है। सभी वर्ण जो होते हैं वो ध्वनि होते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि ध्वनियों का लिखित स्वरूप ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब स्पष्टीकरण ले लीजिए कि सभी ध्वनियाँ वर्ण होती हैं। तो देखिए हमारी हिंदी में, देखिए ये है एक, ये क्या है? एक ध्वनि तो है स्वतंत्र, लेकिन इसको लिखने के लिए हिंदी के पास वर्ण नहीं है। या कहा जाए कि ध्वनि तो आप देखो, दरवाजे को खटखटाओगे तो वो भी ध्वनि निकलेगी, तो क्या उसको आप वर्ण रूप में प्रयोग करते हो? नहीं करते। तो सभी ध्वनियाँ वर्ण नहीं होती। ठीक है, चलिए इसके बाद सभी वर्ण अक्षर होते हैं, ऐसा भी नहीं है। देखिए कैसे, ये आपका वर्ण है,
लेकिन ये अक्षर नहीं है। अक्षर कब बनेगा? जब इसमें कोई स्वर लगा दोगे। अगर मैं इस का के ऊपर ओ की मात्रा लगा दूं या आ की मात्रा लगा दूं, तब जाकर ये क्या बनेगा? अक्षर बनेगा। तो व्यंजन स्वतंत्र रूप में अक्षर नहीं होते, तो आपका ये जो दूसरा ऑप्शन है ये भी समाप्त हो जाता है। अब आते हैं तीसरे पे कि सभी वर्ण ध्वनि होते हैं। इसको मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं, और डी ऑप्शन तो आपका होना ही नहीं था। तो बी का आपका जो ऑप्शन सही हुआ वो कौन सा है? सी है। चलिए 21वें प्रश्न। देखिए इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं, बहुत सरल प्रश्न आते हैं। अगला जो आपके लिए मैं लेकर आऊँगा वर्णमाला भाग 2, उसमें आप देखिएगा प्रश्नों का जो लेवल है वो किस तरीके का रहने वाला है। चलिए, निम्न में अकारांत शब्द है। हाँ जी, 21 में का आपका ऑप्शन ए सही है, काल। अकारांत का मतलब समझिए, अकार से अंत। अ मतलब अ की मात्रा, कार मतलब उच्चारण, और अंत का मतलब समाप्ति। तो जिस शब्द की या जिस वर्ण की समाप्ति अ की ध्वनि से होती है उसी को हम अकारांत कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? अकारांत है, काल। और कला की बात करी जाए तो ये आकारांत है। यदि मति की बात करी जाए तो ये इकारांत है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए सामान्य तौर पर वर्गीकरण दिया गया है, कई आधारों पर व्यंजनों का वर्गीकरण है, लेकिन सामान्य तौर पर व्यंजन कितने प्रकार के माने जाते हैं उसका मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है आपके पास 4, 3, 5, 2, 3, 1। चलिए, हाँ जी, उत्तर देख लेते हैं। 22वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंत्यस्थ तथा ऊष्म। ठीक है, चलिए 23वां। ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं पढ़ दूंगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें कौन सा शब्द बनेगा? ये जो आपके सामने 3 वर्ण दिए हैं, इन 3 वर्णों से कौन सा शब्द बनेगा? बताइए। नम्र बनेगा, नर्म बनेगा, नरम बनेगा या नर्म बनेगा? हाँ जी, चलिए देखते हैं। इसमें बनेगा डी ऑप्शन, नर्म। रा के रूप तथा रा के प्रयोग के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उससे संबंधित ये प्रश्न है। जब रा आधा होता है तो अपने से आगे वाले के ऊपर रेफ रूप में लग जाता है, इसी को हम रेफ रा बोलते हैं। तो वो यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां। स्वर की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी है? ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन लगाइए। पाणिनि जी ने, कामता प्रसाद जी ने, पतंजलि जी ने, भोलानाथ तिवारी जी ने। किसने दी है स्वर की सर्वप्रथम परिभाषा? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। स्वर की सर्वप्रथम परिभाषा दी है पतंजलि जी ने। ठीक है, वर्णों का सबसे पहले जो प्रयोग किया है या वर्णों को प्रस्तुत किया है वो पाणिनि जी ने किया है। ठीक है, पाणिनि जी वर्णों के रचनाकार कहे जाते हैं, लेकिन इनको स्वर और व्यंजन के रूप में परिभाषित सबसे पहले पतंजलि जी ने किया। पतंजलि जी ने एक सूत्र दिया था कि स्वयं राजन्ते स्वरा अनबग भवति व्यंजन मिति, अर्थात जो स्वयं उच्चारित होते हैं वो स्वर होते हैं। तो पतंजलि जी ने ही सबसे पहले स्वर तथा व्यंजनों की परिभाषा दी है। ठीक है, चलिए 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25वां प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और परीक्षा में अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अगर आपने कहीं और पढ़ा है तो आप गड़बड़ हो जाएगी। मैं इसको स्पष्ट भी करके दिखाऊंगा। चलिए, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? उत्तर दीजिए। 13, 11, 12 या 10? हाँ जी, चलो देखते हैं। देखिए मात्रा के आधार पर अगर स्वरों की बात करी जाए तो आपका इसका ऑप्शन हो जाता है डी सही। अब बहुत से लोग मुझसे ये कह रहे होंगे ऐसा कैसे सर जी? तो इसका उत्तर समझिएगा। मैंने पूछा है मात्रा के आधार पर स्वर। सबसे पहली बात तो बहुत से लोग उत्तर 13 दे रहे होंगे, तो 13 तो होने ही नहीं है। क्यों? कि सबसे पहले इस अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो इसको कम कर दो। ठीक है, तो कितने रह गए? आपके अनुसार 12 रह गए। चलो 13 ऑप्शन खत्म कर दूं। चलिए
अब 12 की बात करते हैं। तो अब वो 12 में किसको सम्मिलित कर रहे होंगे? एक अंग को और एक अह को। कहने का मतलब है दोनों अयोगवाहों को वो सम्मिलित कर कर मात्रा के आधार पर वर्गीकरण कर रहे होंगे। ये मात्रा रूप में तो है, लेकिन अंग और अह स्वर नहीं होते, ठीक है। और जब स्वर ही नहीं होते तो उनकी गणना स्वरों में कैसे कर दी जाए? तो आपके जो कुल स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, जिनमें से अ की मात्रा को यदि हटा दिया जाए तो स्वर कितने बचे आपके? 10, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो इसका जो ऑप्शन है वो 10 सही हो जाएगा। अब ये जो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 26वां, ये मैंने मन से अपने बनाया है और इस तरीके का भी प्रश्न बन सकता है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस प्रश्न को आप पढ़ के देखिए और उत्तर दीजिएगा। पहले मैंने कुछ कथन दिए हैं, आपको उन कथनों को पढ़ना है और इनमें से कौन कौन सा कथन आपको सत्य दिखाई दे रहा है उसके लिए आपके सामने ऑप्शन होंगे। चलिए, अयोगवाह वर्णों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, चलिए। पहला है, यह सदैव और के योग से, देखिए और नहीं है यहाँ, एक सेकंड में लिख दे रहा हूँ, ये और नहीं है, ठीक है। ये सदैव अ के योग से चलते हैं, ये अ है, ये और नहीं है, ठीक है। ये सदैव अ के योग से चलते हैं, पहला कथन। दूसरा कथन है, ये मूल रूप से स्वर होते हैं, ठीक है। तीसरा कथन क्या है कि यह प्रयोग के आधार पर व्यंजन होते हैं। इसके बाद चौथा क्या है, इनका उच्चारण स्वरों के बाद होता है। पांचवा है, ना ये स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, ठीक है। 5 पॉइंट मैंने दिए हैं, इन्हीं 5 के आधार पर आपके सामने ऑप्शन होंगे। पहले आप इनको लगा लीजिए, इस जगह पर वीडियो को रोक लीजिए, इनको पढ़िए और अपना दिमाग चलाकर इसका उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन यह सदैव अ के योग से चलते हैं, और नहीं है, यहाँ अ है। दूसरा है, यह मूल रूप से स्वर होते हैं। तीसरा है, ये प्रयोग के आधार पर व्यंजन होते हैं, इनका उच्चारण स्वरों के बाद होता है। और पांचवा है, ना स्वर होते हैं ना ही व्यंजन। चलिए अब इसका उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग ये मान रहे होंगे कि ये सभी सत्य हैं, ये सभी सत्य नहीं है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इनमें ऑप्शन बी, सी और डी में। चलिए देखिए, बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसका कहने का मतलब है कि ये सदैव अ के योग से चलते हैं, ये मूल रूप से स्वर होते हैं। तीसरा है, यह प्रयोग के आधार पर व्यंजन होते हैं और इनका उच्चारण स्वरों के बाद होता है। तो ये इस ऑप्शन को मानने वाले हैं। सी ऑप्शन क्या है, चौथा और पांचवा, अर्थात इनका उच्चारण स्वरों के बाद होता है, ना स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। और आखिरी ऑप्शन है कि ये ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। हाँ जी, उत्तर अगर आपने लगा लिया है तो अब इसका उत्तर देख लीजिए मेरे द्वारा। असल में इसका जो सी पार्ट है, जो सी ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा कि इनका उच्चारण स्वरों के बाद में होता है। कैसे होता है देखो, हमने माँ के ऊपर लगाया इसको मन, तो आप इसको बोलकर देखिए, सबसे पहले आपके मुख से निकलेगा माँ, फिर निकलेगा आ, फिर निकलेगा ये। तो इनका उच्चारण कहाँ होता है? स्वरों के बाद होता है। तो ये बात आपकी सत्य हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि ना ही ये स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते। सीधी सी बात है कि इनके उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, इसलिए ये स्वर नहीं होते, और व्यंजनों की तरह से स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं होते, या कहा जाए कि ये केवल मात्रा रूप में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ये व्यंजन भी नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए आपका पांचवा और चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। अब आ जाते हैं ऊपर के, इनको भी हम क्लियर कर दें। यह सदैव अ के योग से चलते हैं, ये बहुत से लोग पढ़ाते हैं, एक दिल्ली की मैडम भी हैं, वो भी यहाँ पढ़ा देती हैं कि ये अ के योग से चलते हैं। ये अ के योग से नहीं चलते सदैव। क्यों नहीं चलते? कि अगर आ के योग से चलते हैं, जैसे बहुत से कह देते हैं, देखो कहीं भी लिख दो अंक, तो देखो ये आ के योग से चलता दिखाई दे रहा है। संत लिख दो तो ये भी आ के योग से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, संत। देखो सन, तो सन बोलेंगे तो सा और आ और अंक की बिंदी का उच्चारण होगा। लेकिन जरा उनसे ये पूछिएगा कि मैं एक शब्द लिख रहा हूँ इंजन, इंजन, अब इंजन का उच्चारण करिए इन। अब इन बोलने में क्या आ की ध्वनि आई? बताइए, आई? नहीं आई। इंजन आई? नहीं आई। तो अब ये बताइए, क्या ये सदैव आ के योग से चलते हैं? नहीं चलते, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ, ये मूल रूप से स्वर होते हैं? होते ही नहीं है, वही भी मैंने क्लियर करा है। यह प्रयोग के आधार पर व्यंजन होते हैं? नहीं होते।
इनका प्रयोग व्यंजन की तरह से नहीं होता। क्यों? व्यंजन स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो जाते हैं। देखो हम इसको स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। देखो कैसे, काम लिख देते हैं ना स्वतंत्र, लेकिन इनको तो स्वतंत्र रूप से लिखा भी नहीं जाता। कहीं आपको लिखे स्वतंत्र नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तक जो हमारे 26 प्रश्न थे वो आपके हो चुके हैं। अगले वीडियो में आपको लगभग 30 प्रश्नों के समथिंग मैं आपको दूंगा, और इन प्रश्नों को लगाने के बाद शायद ही आपका वर्णमाला का कोई डाउट रह जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।